Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss previous year question July 2016 पेपर 1 पार्ट 2। हमने कल 25 क्वेश्चन किए थे, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसीडर क्रिटिकल। कौन सा फीचर जो है पैराडिगम में क्रिटिकल माना जाता है। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशन फ्रॉम रिसर्च एथिक्स। क्या बात कही गई है? नेगेटिव इम्प्लीकेशन किसके बारे में? रिसर्च एथिक्स के। अब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ए रिसर्चर क्रिटिकल लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च। हम क्या देखते हैं कि दूसरों की रिसर्च से क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं। ये तो बट एथिक्स है, हमने नॉट नेगेटिव इम्प्लीकेंट को ढूंढने हैं। रिलेटेड स्टडीज आर सिटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। हम उस किसी की रिसर्च यूज़ कर रहे हैं पर उसका रेफरेंस नहीं दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्रॉस। ऑप्शन 2 तो आना ही आना है। अब जिसमें ऑप्शन 2 नहीं है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च फाइंडिंग आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के लिए हम पॉलिसी कैसे बनानी है, कैसे रिसर्च करनी है, ये तो हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिटर इन स्क्रीन इन टर्म ऑफ रिपोर्ट रिसर्च एविडेंस। क्या हमने दूसरे की वो स्क्रीन यूज़ कर ली कि जो उसने रिपोर्ट में लिखा था विदाउट एविडेंस, उसका एविडेंस नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सेकंड और फोर्थ किस में है? ये फर्स्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब हमारा क्या देखना है? थर्ड भी हमारा कट गया था ना, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। अब देखो हमारे 4 पॉइंट से ही अगर हमारा सेकंड आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड नहीं आ रहा, इससे ही हमारा ऑप्शन निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस ऑन स्ट्रेस प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन इन कंपीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट, द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड दैट चिल्ड्रन रियरिंग प्रैक्टिस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोनेस एट द डाटा एनालिसिस stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis on the basis of the evidence available. The null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect of research hypothesis? इसमें ये पॉइंट है, देखो नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगी? हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। मेन इसमें यही चीज़ थी, हमने इतना रीड आउट किया, उसमें एक पॉइंट हमें मिल गया, नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, और हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्च इंटेंट टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील्स इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड। हम इसमें कह रहे हैं कि इफ़ेक्ट देखने हैं, पॉसिबल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव मिड डे की जो इंटरवेंशन है कौन सा रिसर्च से होती है? एक्स पोस्ट फैक्टर से। हिस्टोरिकल में हम पास्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रू लैब। इसमें क्या है? मिड डे मील का इंटरवेंशन करना था कि मिड डे कैसे इफ़ेक्टिव है, कि कैसे वो बच्चों के स्कूल जाने में इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी। शुरुआत में कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है फॉर परसिंग रिसर्च? फॉर्मेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। हम कौन सी रिसर्च के क्वेश्चंस करेंगे? ठीक है। सबसे इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी है कि हमने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। हमको हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है ना, फिर आगे उसको फॉर्मेट कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, डाटा कैसे आगे डिज़ाइन करना है, सबसे पहले क्या है? फॉर्मेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। इसके 3 फैक्टर मेनली है, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनीनेस।
ऐसे ही सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंट। इफेक्टिव प्रेजेंस के लिए क्या ज़रूरी है? आप टीचर को पता लगे कि आप इफ़ेक्टिव हो, मतलब आपकी प्रेजेंस बहुत इफ़ेक्टिव है, आप प्रॉपरली आंसर दोगे, ठीक है, आप प्रॉपरली सिट करोगे, जब आप इंट्रैक्शन अच्छे करोगे तो क्या होगी, उसकी बेस्ट ऑप्शन होगी। कौन सी है? अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्टर। एवरी कम्युनिकेशन हैज़ टू एक्सपीरियंस। हर कम्युनिकेटर के पास कौन सा एक्सपीरियंस होता है? एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। एक कम्युनिकेटर हो क्या होता है, जब हमने एक स्पीच देनी होती है, कुछ करवाना होता है, अब 10 बंदों के सामने हमने कुछ बोलना है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। इमेजिन यू आर वर्किंग इन educational institute where people are equal status. Which method of communication is best suited and normally applied in such? अब मैंने यहाँ पे ना एक लाइन में सेम लेवल इक्वल स्टेटस के यहाँ बंदे बैठे हैं, ठीक है, जो वर्किंग कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अब सेम लेवल की बात की ना, इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस का मतलब है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम। कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मीन्स उसमें करता है, कॉग्निटिव करता है? वॉइस मॉड्यूलेशन, कि हमारी वॉइस कैसी है, हम कैसे बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, स्लोली बोल रहे हैं। कई बार हम इतना स्लोली बोलते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आता, और कई बार इतना लाउडली बोल रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा धीरे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बेस्ट होता है, क्योंकि हमने ना ज़्यादा ऊंची बोलना है ना ज़्यादा धीरे, एक टोन में बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलवे टिकट फ्रॉम सिटी ए एंड बी, 3 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी। 2 टिकट है ए टू बी की, 3 टिकट्स है ए टू सी की, कॉस्ट है उसकी 177। 3 टिकट फ्रॉम city A to B and 2 tickets from city A to C. City rupees है 173. The fare for the city B from city A will be. इसका आंसर देखते हैं। Let us assume रेलवे टिकट हमने assume कर लिया A to B के लिए, ना हमने A to B के लिए हमने क्या assume कर लिया? P assume कर लिया। A to के C के लिए क्या assume कर लिया? Q assume कर लिया। लेटस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या कहा था? 2 टिकट्स क्या है? ए टू बी के लिए, और 3 टिकट्स किसकी है? ए टू सी के लिए। हमने ए टू बी के लिए क्या लिया है? पी, और ए टू सी के लिए क्या लिया है? क्यू। उसका प्राइस दिया था 177। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम ये चीज़ ना लेते ए टू बी और ए टू सी के लिए, तो हमें क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट हो जाता, हम बार बार ए टू बी ए टू सी लिखते। अब हमने पी क्यू एज्यूम कर लिया, 2 टिकट्स ए टू बी और 3 टिकट्स ए टू सी के लिए है, तो उसकी अमाउंट क्या बताई थी? 177। अब 3 टिकट्स हैं ए टू बी की और 2 टिकट्स हैं ए टू सी की, उसकी क्या अमाउंट है? 173, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो ये चीज़, ये सब कुछ गिवन है, हमने इतना क्वेश्चन कर लिया। अब आगे देखो, नाउ अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं? 2p + 3q = 177। 3p + 2q = 173। अब दोनों इक्वल नहीं है ना, हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6p + 9q = 5। ये 3 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये हमारी
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें हम आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आया 6p + 9q = 531। अब जब हमारे पास 6p आ गया ना, सेम आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये डिस्कार्ड हो गया, ये माइनस करके हमारे पास आ गया 5q = 185 और q की वैल्यू आ गई 37। ऐसे ही हम p की वैल्यू निकालेंगे। 2p इंटू फर्स्ट वैल्यू में हम पुट कर देंगे, ये फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दी q की वैल्यू, देन हमारे पास p की वैल्यू आ गई 33। हमारा आंसर क्या आ गया, 33, जो हमें पता करना था। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम वाइट बोर्ड पे प्रॉपर्ली समझा देंगे। आप मुझे कमेंट में बता देना मैम समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। 11th क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आपको डन है तो ओके, अगर नहीं समझ आया तो ये समझा दूंगी वाइट बोर्ड पे। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ सी, G, C is mother of B, D is father of C, E is mother of D। A कैसे रिलेट कर, अब देखो A जो है उसकी B की सिस्टर है, B सिस्टर है, F डॉटर है G की, C मदर है, D कैसे रिलेट किया है, फादर ऑफ C, फादर ऑफ C, C क्या है, मदर ऑफ B है, B की मदर है, और ये क्या है, सिस्टर है। तो क्या बन गई, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज ए बी आ गया, EDC आ गया, FG आया, HI आया, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखो, पहले सीधी चली फिर पीछे चली, +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, +1। अब नेक्स्ट +1 करेंगे, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 4, अब 5 डिजिट की आएगी। ये सारी कितनी है, 5 डिजिट की है। अब हमने सीधी चलाई है ना, अब कौन सी चलाएंगे, उल्टी चलाएंगे। क्या चलाएंगे, उल्टी चलाएंगे। देखो कैसे चलाएंगे। आई के बाद क्या आता है, JKLMN, हमारा आंसर NMLJK बिल्कुल सही है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following proposition two are related in such a way that one is denial of the other, which are those proposition कौन सी दी है, all women are equal to men। हमने कौन सी प्रोपोजिशन फाइंड करनी है, जो डिनाइल करती है, मतलब ओपोजिट है, मतलब एक दूसरे को काटती है। ऑल के साथ कौन काटता है, अगर ऑल है, ऑल वुमेन आर इक्वल टू मेन है ना, ऑल का अपोजिट क्या होता है, नो वुमेन आर इक्वल टू मेन। ये याद रखना, डिनाइल का है ना, एक दूसरे को काट दी, ऑल ने किसको काटना है, ओ का अपोजिट। बट इसमें क्या है, टू आर रिलेटेड सच ए वे दैट वन इज डिनाइल ऑफ द अदर, विच ऑफ दीज आर प्रोपोजिशन। अब हम क्या करते हैं, ऑल वुमेन, इसका ना एक चार्ट होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का, AEIO। ए मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नोट, ठीक है। जब ए का डिनाइल निकालना है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी निकालना है, तो वो हमेशा क्या होता है, सम नोट। ये सम आ गया और ये नोट आ गया, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। डिनाइल मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। इन सर्टेन कोर्स, सिलेक्शन को कैसे लिखा है इन्होंने, सिलेक्शन का एस का मतलब है क्यों, एस का क्या मतलब है,
क्यू, एस इक्वल टू क्यू, ई इक्वल टू सी। जितनी बार ई आएगा उतनी बार सी आ रहा है, देखो ई यहाँ पे, ई यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अब क्या है, ये जो है सेम ही लिखेंगे, जो एल है वो किसके साथ है, जे के साथ है। अब हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें लास्ट में क्या है, एस है, एस का मतलब क्या है, क्यू। ठीक है, हमने ये कंफर्म कर लिया कि जहाँ पे भी ई आ रहा है वहाँ पे सेम नंबर है, ई के जहाँ पे 2 ई आए हैं वहाँ पे 2 सी आए हैं। अब एस क्या आ गया, क्यू आ गया। लास्ट वाले में कहाँ पे क्यू है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट आंसर, बाकी डिस्कार्ड हो गए। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है 3, 11, 23, 39, 59। आगे क्या है, 3 और 11, इसमें प्लस किया, कितना प्लस किया, 8। 11 और 23 में कितने प्लस हुए हैं, 3 और 11 में 8, 12, इन दोनों में 16, इन दोनों में 20। अब ध्यान से देखो कितने का गैप आ रहा है, 12 में से 8 माइनस किया 4, 16 में से 12 माइनस किया 4, इट मीन हमारा +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या आया था, 8, 12, 16, 20, आगे क्या आएगा, +24। क्या करेंगे, +24। ठीक है, अब ना हमने 59 सीरीज आई थी ना, 59 में क्या प्लस कर दिया, 24, किसके इक्वल आ रहा है, 4 + 3, 4 + 9, 13, 1, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 83 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया, पूरे एक सीक्वेंस में करना है। 3, अब इसमें डिफरेंस 8 का, इन दोनों में 12 का, इन दोनों में 16 का, नेक्स्ट में 20 का। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 24, क्योंकि हमारा 4 का डिफरेंस था। लास्ट में 59 + 24। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द कोड विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या इनकरेक्ट है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रोपोजिशन एज वेल एज क्लासेस, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट का है ना, इट वी कैन प्रोवाइड क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। हमें वेन डायग्राम से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इसमें चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसे करके हम वेन डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल सही है। इट कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड, ये कभी नहीं होता, या तो वो प्रॉपर वैलिड होगा या प्रॉपर इनवैलिड होगा। सो आंसर इज 3। इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी, हमें डायरेक्ट मेथड मिल जाता है टेस्टिंग द वैलिडिटी, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द कोड विच इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट विद 2 प्रीमाइसेस। 2 प्रीमाइसेस के साथ कौन सा कभी करेक्ट नहीं होता। अब पहला पॉइंट देखो, एन आर्गूमेंट विद 1 ट्रू प्रीमाइसिस 1 फॉल्स प्रीमाइसिस, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो कंक्लूजन ए फॉल्स कंक्लूजन में बी वैलिड। यस, अगर दोनों ट्रू होते तो ट्रू आंसर आना था, अब एक फॉल्स है, ये तो ठीक हो गया ना। एन आर्गूमेंट विद 2 प्रीमाइसिस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन विद मे बी वैलिड, मैं बोल रही हूँ दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स कंक्लूजन कैसे आएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स कंक्लूजन में भी इनवैलिड लिखता है तो ठीक होता, अब ये नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट, एंड आर्गूमेंट विद 1 ट्रू प्रीमाइसिस 1 फॉल्स प्रीमाइसिस, वही बात आ गई ना ऊपर वाली सेम। एन आर्गूमेंट विद 2 फॉल्स प्रीमाइसिस एंड फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स जो है वैलिड है। हमेशा इसका एक लॉजिक याद रखना, अगर ट्रू फॉल्स है ना तो फॉल्स आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर दोनों ही ट्रू है ना तो कंडीशन हमेशा ट्रू आंसर करेगी। मैंने कहा 5 + 2 7 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, ये याद रखना। अगर दोनों ट्रू है ना तो आंसर हमेशा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रोमाइसेस दिए हैं, 4 कंक्लूजन दिए हैं।
हमने टेकिंग सिग्नली और टुगेदर। क्या कोड दिया है, प्रमाइसिस दिया, ऑल रिलीजियस पीपल आर पर्सन आर इमोशनल। हर रिलीजियस पर्सन जो इमोशनल है। राम इज़ रिलीजियस पर्सन। अब इससे क्या है, ऑल रिलीजियस पर्सन, हर रिलीजियस पर्सन इमोशनल है, ठीक है। राम भी रिलीजियस है, राम क्या होगा, इमोशनल होगा, इमोशनल होगा ना। तो ए ऑप्शन कंक्लूजन बिल्कुल सही है, जिसमें ए नहीं है वो कट कर दो। अब क्या कहते हैं, ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, ये तो नहीं लिखा, ऑल रिलीजियस पर्सन इमोशनल लिखा, ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, ये करेक्ट हो जाएगा। अब राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस। नॉट और नॉन जब आ जाता है ना, नॉट और नन, ये दोनों आपस में कट जाते, इसका मतलब ये दोनों कट गए तो क्या बना, राम इज रिलीजियस पर्सन, ये तो मेंशन ही है, सी भी ठीक हो गया। सो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर, ये फॉल्स है। जो हर चोर है ना वो गरीब है। अब ये फॉल्स है, इसका ट्रू क्या बनेगा, ऑल थीव्स आर पुअर, हर चोर जो पुअर है। अब क्या कर सकते हैं, इसका सम थीव्स आर पुअर। अब कहते हैं ऑल थीव्स आर पुअर, फॉल्स है, सम थीव्स आर पुअर, ट्रू निकालना है। ऑल का हमने क्या कहा था, क्या निकलता है, अब फॉल्स दे दिया हमने, ट्रू निकालना है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी है, तो ऑल के साथ क्या आता है, सम नॉट। सम नॉट कहाँ पे है, सम थिंग्स आर नॉट पुअर। ऑल के साथ यही क्वेश्चन आते हैं, ऑल के साथ, और हम इस पे ही 2 नंबर गवा देते हैं। ऑल थिंग्स आर पुअर फॉल्स दिया हमने, ट्रू निकाला है। अब मैं दे दूँ सम थिंग्स आर नॉट पुअर, ये ट्रू है, फॉल्स निकालना, ऑल थिंग्स आर पुअर, सिंपली ऑप्शन 2 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements, select the correct code starting the nature of the argument। क्या कोड है, to suppose that the earth is the only populated world in infinite space in observe, to assert that is entire field to millet only one grain with grow, कि एक स्पेस, पूरी स्पेस में एक अर्थ ही ऐसे है जो पॉपुलेटेड वर्ल्ड है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, इन इनफाइनाइट स्पेस। तो ये क्या है, ऑब्जर्व करिए, इंटायर फील्ड टू मिलेट ओनली वन ग्रेन, जहाँ पे हम ग्रेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एनालॉजिकल, क्योंकि प्रॉपरली ये बात सही है, एनालॉजिकल बात कही गई है, ठीक है। सो 4th इज करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस, आज हमने 2 पेपर पूरे सॉल्व कर लिए एक्सेप्ट DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। DI के लिए हम वाइट बोर्ड पे करेंगे प्रॉपरली सीक्वेंस में। आपको मेरी सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना, मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स देखने हैं। अगर आपको पढ़ाया मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियोस और लर्निंग करते रहें। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।